May I come in, sir? Thank you, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sirs. Thank you, sir. अमित कुमार. जी सर. So you did your BTech in electronic engineering जी सर. in 2012, Yes, sir. and for last 9 years, 10 years you have been teaching. Sir, 7 years. Okay, 12 to 19. Yes, sir. You can make teaching as your career? No, you don't like? Yes, sir. I like teaching as a career. I was enjoying that also. Yeah. Yeah, Then but- what happened? The civil services was back in my mind, like from my childhood days. Mhm. So later on, I learned other good things about civil services. Like? Like, sir, it provides an opportunity to work at larger scale. So it makes this service quite challenging. And the kind of diversity that one gets an opportunity to implement the policy and later stage make the policy also. That makes it quite exciting. And personally, sir, like doing public service would also give me greater satisfaction. So that's why I switched to civil services. आप हिंदी में प्रेफर करोगे नहीं? जी सर. हाँ, हिंदी में. No problem, sir. आप IFS को लिखे नॉट ऑप्टेड. जी क्या सर. कारण है ऐसा? सर वैसे तो IFS तो प्रीमियर सर्विस है, बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं देश में ही रहकर काम करूं. अच्छा, तो आप इसको लो प्रेफरेंस दे करके छोड़ सकते थे. 5, 6, 7 नॉट ऑप्टेड सर- बहुत स्ट्रांग हो जाता है. सर मैंने थोड़ा अदरवाइज सोचा कि अगर 5वें 6ठे पे रख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे जाना तो है नहीं, तो चीज़ों को घुमाकर क्यों बोला जाए. अच्छा, तो ऐसा सोचा मैंने सर. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक तो आप चूज ही हैं, मतलब इन सर्विसेज में से आप चूज ही हैं कि ऐसे तो आप औरों पे भी डाल सकते थे कि नॉट ऑप्टेड, ऐसा है? सर बाकी सर्विसेज में जैसा कि मैंने कहा, आपने जो जवाब दिया कि मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहता था, तो उसमें जो फिर ये 15-16 लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप नॉट ऑप्टेड कर देते, जो जो आपकी चॉइस की थी वो डाल देते. सर बाकी सर्विसेज में जैसा कि सर मैंने कहा कि देश के अंदर रह कर काम करना है, तो बाकी सारी सर्विसेज में वो बात थी, इसलिए मैंने. विदेश सेवा में देश सेवा नहीं है. सर सॉरी सर, बट सर देश से सेवा की बात सर मैंने नहीं की. मैंने कहा सर IFS तो नो डाउट बहुत प्रीमियर सर्विस है. तो आप IAS में अधिक रुचि रखते हैं ऐसा लगता है मुझे. जी सर. तो आपको पता है ये कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसमें क्या फर्क होता है? खगड़िया में कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उनको जी कहते सर. हैं. तो दो नाम क्यों है? सर कलेक्टर उन्हें तब कहा जाता है जब वो टैक्स कलेक्शन का काम करते हैं, लैंड टैक्स कलेक्शन का काम करते हैं, रेवेन्यू का काम करते हैं. ठीक है. और जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तब कहा जाता है जब वो मैजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, दंडाधिकारी के रूप में काम करते हैं. दंडाधिकारी. फिर छोटनागपुर में डिप्टी कमिश्नर कहते हैं. हाँ जी सर. झारखंड में नोमेनक्लेचर में डिफरेंस है. क्यों? और वो क्या, वो अलग क्या है डिप्टी कमिश्नर? सर मेरे ख्याल से रैंक तो वही है, और नाम में भी सर DC एंड DM लिखा होता है मेरे ख्याल. सर ज्यादा मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है सर. ठीक है. PDS सुने? जी सर. क्या है PDS? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर. अच्छा, जी तो क्या ये लाभकारी है PDS? एक तरह से जी सर. सर हमारे देश में अभी भी लगभग 22 करोड़ लोग वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गरीब हैं. हाँ. तो PDS के थ्रू कम से कम अगर सस्ता अनाज मिल जाता है, तो बेसिक जो सबसे जरूरी चीज है भोजन, तो वो लोगों को मिल पाता है. लेकिन कोई कहता है जी सर. कि इसमें से कई आइटम ऐसा भी है
जो वहाँ जबरदस्ती भेजा जाता है और वो ब्लैक मार्केटिंग होता है। जी सर। जैसे कि शुगर, लोग देहात में काफी गुड़ खाते हैं जी सर। और आप कहोगे नहीं इतना शुगर तुमको लेना होगा, या उसका ब्लैक मार्केटिंग होगा। जी सर। सो पुशिंग समथिंग इनटू द मार्केट जो वहाँ जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। सर चैलेंजेस हैं, ये वन ऑफ द चैलेंजेस है पीडीएस सिस्टम का, कि ब्लैक मार्केटिंग तो होती है। इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए गए हैं सर। इसको रोकने के जैसे आजकल ऐसा हो रहा है कि सर कस्टमर को मैसेज चला जाता है कि सामान आपका आया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक तराजू वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जागरूकता लोगों में जगाई जा रही है कि अगर ब्लैक मार्केटिंग जैसी खबर मिले तो आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज ये चैलेंजेस तो हैं सर। जी सर। ये खगड़िया मधेपुरा ये बाद में डिस्ट्रिक्ट्स बना है। जी सर। नहीं, जी सर। तो ये पहले किसका पार्ट था खगड़िया? खगड़िया से पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। जी सर। तो यहाँ क्या ये फ्लड प्रोन है? जी सर। बाढ़ आती है ज़्यादा। जी सर। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर इसके लिए एक तो लॉन्ग टर्म कुछ मेजर्स होंगे, इस पे सरकार काम कर रही है। एक तो इसमें सबसे पहला होगा कि नेपाल के साथ समझौता करें, नेपाल के साथ बात करें और नेपाल के एरिया में, हायर एरिया में बराजेस बनाएं। वो तो सर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात हो गई। सर अपने लेवल पे देश के अंदर भी बराजेस बना सकते हैं, जैसा कि अभी डागमारा परियोजना एक बनाई भी जा रही है बिहार में, ताकि पानी को डाइवर्ट किया जा सके। दूसरा सर एक लॉन्ग टर्म है, जैसे कोसी मेकी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, तो रिवर को इंटरलिंक भी कर सकते हैं। तो अभी एक पहला बिहार में पहला प्रोजेक्ट अब ये इनिशिएट किया गया है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म मेजर्स में सर रिवर बेड की डिसिल्टिंग कर सकते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी सिल्ट्स वगैरह जो आ जाती हैं रिवर्स के अंदर, तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो सिल्ट क्यों आ जाती है? सर पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से, और डिफोरेस्टेशन के वजह से, सर अपर रीचेस में डिफोरेस्टेशन। जी सर, वो भी महत्वपूर्ण कारण है। डिफोरेस्टेशन के कारण सॉइल लूज हो जाती हैं और फिर इसमें नदी में आ जाती हैं। उसके सैंड माइनिंग भी, इलीगल सैंड माइनिंग भी एक कारण है सर। और दूसरा सर प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं कि जो नदी का बेसिन वाला एरिया है वहाँ पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर ना बनाया जाए, ताकि अगर फ्लड आए भी तो उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। चलिए, सब लॉन्ग टर्म प्लान्स है। जी सर। जी सर। तब तक तीनों फसल लोग काटते रहे, रबी, खरीफ एंड रिलीफ। तीनों तो सर बाढ़ वाले क्षेत्र में नहीं हो पाता है। बाढ़ वाले समय पे फसल तो नहीं हो पाता है बहुत लार्ज एरिया में, बिहार में, नॉर्थ बिहार में बेसिकली। तो रिलीफ को फसल मान लेते हैं। नहीं सर, फसल तो नहीं मान सकते, मतलब कोई सोल्यूशन तो निकालना ही चाहिए। अमित, आपने फिजिक्स लिया ऑप्शनल। जी सर। पढ़ाया भी है आपने। जी सर। लेकिन ये एक ऑब्जर्व किया गया कि रिसर्च में हमारे यंगस्टर्स हैं जो जाना नहीं चाहते। जी सर। तो ऐसे क्यों है? सर भारत में सर ज़्यादातर पॉपुलेशन जो पढ़ रही है वो ज़्यादातर अभी तक जॉब के लिए पढ़ रही है सर। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। सॉरी सर, मतलब पर्सनल तो नहीं होना था यहाँ पे। अब ज़्यादातर पॉपुलेशन सर, भारत ही नहीं, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में पहले तो जॉब्स के लिए पढ़ती है। तो अब रिसर्च में जाने का मतलब है ज़्यादा उम्र तक पढ़ाई में लगे रहना, जबकि यहाँ पर एम होता है कि थोड़े से कम उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, कि उनको अर्न करना होता है। ये एक रीजन है सर। दूसरा है, भारत में रिसर्च फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 3 यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आते हैं। उसका मेजर रीजन लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटी है। और तीसरा सर, मैं ये भी समझता हूँ कि सरकार का भी जो रिसर्च R&D पे खर्च है, दैट इज ओनली 0.67%, तो वो इसको लेस रेम्यूनरेटिव बनाता है। ये 3 कारण। लेकिन सर हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि जैसे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है देश के अंदर, और
मिडिल क्लास एक्सपेंशन हो रहा है तो बहुत सारे लोग रिसर्च में भी आ रहे हैं, और सरकार ने भी कुछ योजना लाई है कि आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी परस्यू कर सकते हैं और वहाँ पे रेम्यूनरेशन भी अच्छा मिलता है। तो इसका इफेक्ट भी दिख रहा है सर कि स्टार्टअप्स वगैरह बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं और आईटी सेक्टर में हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। आईटी सेक्टर की बात की आपने, क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं इस समय आईटी सेक्टर में, कुछ बता सकेंगे? सर अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इन सब पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है दुनिया भर में और हमारे देश में भी हो रहा है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो आप, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी इसका क्या हमारी इकोनॉमी में क्या योगदान हो सकता है? जी सर। और सर इसके हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात की जाए सर, तो एग्रीकल्चर का आउटपुट मैक्सिमाइज करने में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, कि मतलब किस पर्टिकुलर क्रॉप को कितना फर्टिलाइजर चाहिए, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद कर सकता है। तो एग्रीकल्चर अगर ज़्यादा रेम्यूनरेटिव होगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। उसके प्रोसेसेस को और प्रिसाइज बनाने में, जैसे एआई का यूज हो सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो जिससे हमारे प्रोसेसेस भी अच्छे होंगे तो इकोनॉमी अच्छी होगी सर। आप जो है वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, क्राइम और थ्रिलर? जी सर। तो कोई पर्टिकुलर ऑथर है जिसकी फिल्म देखी आपने, या कोई पर्टिकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको अच्छे लगते हैं? सर ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है। बेसिकली सर लास्ट 3 साल से ये चीज़ें पॉपुलर हुई और मैं पढ़ाई में रहा हूँ, तो फ्रेंड्स के थ्रू ही अगर पता चल जाता था तो मैं देखता था। तो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म से बहुत आ गए हैं। जी सर। अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज्नी, तो इसमें कंटेंट भी बहुत हो गई है। जी सर। तो कैसे, हाउ टू चूज, कैसे आदमी कैसे चूज करे कि इतने सारे कंटेंट में कौन अच्छा है, बुरा है, कैसे? और सर इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है कि सबसे पहले तो इसमें एज वाइज ये सर्टिफाई किए होते हैं कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कंटेंट के ऊपर लिखा होता है यूनिवर्सल या यूज A16+। तो एक तो सर ये तरीका है। और दूसरी बात है कि सर फीडबैक भी मिल जाता है। कोई भी वेब सीरीज अगर लॉन्च होती है तो उसके बारे में अखबार में और डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी रिव्यू आ जाती है कि ये किस तरह की सीरीज है, तो उसके हिसाब से व्यूअर चूज कर सकते हैं इस चीज को। ये आजकल टीवी और मोबाइल तो बहुत देख रहे हैं लोग, रेडियो का क्या लगता है आपको, भविष्य क्या है? रेडियो चलेगा या बंद होना पड़ेगा? सर मेरी इच्छा है कि सर रेडियो चलनी तो चाहिए। अब ये सच है कि सर मैंने भी पिछले 2-3 साल में रेडियो तो नहीं सुना है, बट हाँ कभी कार में जाते समय रेडियो मिर्ची सुनते हैं, और ऑब्वियसली पूरा बचपन सर विविध भारती के साथ बीता है। तो रेडियो चलेगा सर? हाँ चलेगा मेरे ख्याल से। डिजाइनर बेबीज का नाम सुना है आपने? डिजाइनर बेबीज? यस सर। क्या है? सर नए जो बेबी पैदा होंगे उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसे चेंजेस, डिजायर्ड चेंजेस लाना ताकि वो ज़्यादा सुपीरियर हो सके नॉर्मल बच्चों से। तो ये कॉन्सेप्ट है सर डिजाइनर बेबी का। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके हिसाब से या ये बुरा है? सर इसके उपयोग पर निर्भर करता है ये अच्छा है या बुरा है सर। सर अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं कोई क्रोनिक डिजीज को हटाने के लिए, कोई डिफिशियंसी कोई बड़ी है उसको अगर हम सही करने के लिए कर रहे हैं जेनेटिक लेवल पे ही, तो अच्छा है। अदरवाइज सर ये और रिच और पुअर के बीच में गल्फ क्रिएट कर देगा कि अब ये काम तो वही कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं। अब वो वहाँ पे और डिजाइनर बेबी अगर वो और सुपीरियर उनके बच्चे होने लगेंगे तो इससे रिच और पुअर के बीच की गल्फ जो खाई है वो भी बढ़ेगी। और दूसरी बात ये है सर कि एथिकल इश्यूज भी है इसमें कि आप नेचर के साथ इस तरह से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कल को एक होर भी लग सकती है इसके लिए। तो ये मतलब नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, गलत है? जी सर, अगर सिर्फ सुपीरियर बनाने के लिए किया जा रहा है तो मैं गलत मानता हूँ। रोबोटिक्स का क्या फ्यूचर है? सर रोबोटिक्स तो लाइक एनी इनोवेशन, रोबोटिक्स का तो सर बहुत यूज है आने वाले समय में।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान नहीं कर सकता है खुद से, डायरेक्टली नहीं कर पाता है, वहाँ पे रोबोटिक्स का यूज है। उदाहरण के तौर पे सर मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किया हुआ है। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रोबोट यूज़ किया है, बंदीकूट। तो इस तरह की चीज़ों में, जैसे कोविड-19 के टाइम पे सर जहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, तो वहाँ पे एर्नाकुलम में भी इस तरीके से एक रोबोट को लगाया गया था, जो रोबोट फूड वगैरह, टेम्परेचर वगैरह मेजर करता था। तो ऐसी जो में रोबोट का तो बहुत महत्व है सर, स्पेस में तो है ही सर। चलिए, तीन फेमस लॉज हैं रोबोटिक्स के, नाम सुना है आपने? सॉरी सर, नहीं सुना है। आइजैक असिमोव का नाम सुना है? आइजैक असिमोव, और फिजिक्स का आपका सब्जेक्ट है, उनके बारे में नहीं सुना है? नहीं सुना, सॉरी सर। अमित जी, जी मैम। पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी है और उसमें जो कुछ भी होता है उसका भारत के लिए असर होता है। जी अभी मैम। जो क्राइसिस हुई है वो राजनीतिक कारणों से हुई है या उसको आप संवैधानिक कारण मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं? मैम दोनों ही मानता हूँ मैं, क्योंकि संविधान में भी संविधान के हिसाब। दोनों में मतलब मैंने तो आपसे बोला कि आप दोनों में से एक बताइए और क्यों। अच्छा, तो मैम मैं इसको ज्यादा राजनीतिक कारण मानूंगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, ठीक है? जी मैम। आपने इसको पढ़ा है, सुना है? नहीं मैम, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। तो अभी एक दो दिन पहले की बात तो याद रखनी पड़ेगी ना। मैम मैंने ओवरऑल एपिसोड पढ़ा है, बट बताइए अपने शब्दों में, ब्रीफ रहिए। हाँ जी मैम। मैम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा वहाँ की मीडिया ने लिखा है कि उन्होंने आर्मी का सपोर्ट खोया है। तो और हुआ क्या, वहाँ की उनकी जो दो उनके साथ घटक दल थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो और प्रमुख विपक्षी दल ने मिलकर स्पीकर के पास ये आवेदन दिया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। ठीक, तो उसके बाद जो इमरान खान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने इलेक्शन ही कॉल कर दिया। उसके बाद की डेवलपमेंट मैं नहीं जानता हूँ। पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, बस इतना ही कह रही हूँ। आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ें, क्योंकि बिल्कुल मैम, मैं पढ़ूंगा। नेबरहुड हमारी पॉलिसीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। जी मैम। चलिए श्रीलंका चलते हैं। श्रीलंका में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, जी मैम। उसके कारण बताइए, बहुत ब्रीफ, जी मैम। संक्षिप्त उत्तर होना चाहिए। और हम श्रीलंका की इस प्रॉब्लम को श्रीलंका कैसे हैंडल करेगा, इसको कैसे बेल आउट किया जा सकता है? हाँ मैम, कारण मैं कुछ इस प्रकार बताना चाहूँगा। नंबर वन, कुछ पॉपुलिस्ट मेजर लिए श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने, जिससे वैट को उन्होंने 15% से घटा के 7% कर दिया एकाएक। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग को उन्होंने कंपलसरी कर दिया, ये दूसरा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंपलसरी कर दिया, ठीक। तो इससे टी के एक्सपोर्ट पे असर पड़ा है मैम वहाँ पे। टी के एक्सपोर्ट पे असर पड़ा? जी मैम, टी के प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कम हो गया? जी मैम। कम आई? जी। अच्छा। और तीसरा मैम, वहाँ पे जो ईस्टर के समय अटैक हुए थे श्रीलंका में 2 साल पहले, तो उसके कारण भी टूरिज्म कम हुआ है। और भी तो कोई कारण होगा टूरिज्म कम होने कोविड-19 के कारण भी टूरिज्म कम हुआ है मैम श्रीलंका में। और जैसा वहाँ की मीडिया लिखती है, रैम्पेंट करप्शन भी एक कारण है और इकोनॉमिक क्राइसिस का। कोई कारण? और डेट मैम, डेट टू जीडीपी रेशियो उनका अनसस्टेनेबल हो गया था, तो उन्हें बेल आउट के लिए IMF को बोलना पड़ा। तो ये कारण नजर आ रहे IMF तो एक पूरा प्लान बना कर देगा, वो जी मैम। ड्रॉन है। जी मैम। तो कितना समय लग जाएगा श्रीलंका को इससे बाहर निकलने में? मैम ये कहना तो अभी मुश्किल है मैम, ये डिपेंड करेगा वहाँ की लीडरशिप पे और वो किस तरफ हाथ बढ़ाते हैं। जैसे भारत ने भी कुछ हेल्प किया है श्रीलंका को, चाइना से भी वो हेल्प मांग रहे हैं, तो डिपेंड करेगा मैम उनकी लीडरशिप पे। ये जो डेट ट्रैप है, जी मैम, उसकी कोई सिमिलरिटी आप किसी और कंट्री में देखते हैं विज़-अ-विज़ चाइना? ऑफ कोर्स। हाँ जी मैम। मैम अभी मैं शायद रिकॉल गेस करना चाहूँगा मैम, एक वेस्ट में एक कंट्री थी शायद ग्रीस, या सॉरी मैम एग्जैक्ट नाम भूल गया। ऐसे तो अफ्रीका के बहुत सारी हम तो अपने पड़ोसियों से ही नहीं निपट पा रहे हैं, वहीं पे रहिए ना, हमें यहाँ का एग्जांपल दीजिए। तो पाकिस्तान हो सकता है मैम, फिर हो सकता है ना, है एग्जैक्ट डेटा मेरे पास सब्सटेंशिएट करने के लिए नहीं है। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहाँ पे बन रहा है, तो उसमें कौन सा आपसे एग्जैक्ट डेटा मांगा है? सॉरी मैम मुझे लगा। अच्छा चलिए हम लोग बजट पे चलते हैं। अच्छा उससे भी पहले, आप बिहार से हैं ना? जी मैम। मुझे 2 ऐसी चीजें बताइए जिसमें बिहार का पॉजिटिव रिजल्ट रहा है।
दो ऐसी स्कीम्स जिसमें बिहार ने अच्छा काम किया है, सकारात्मक परिवर्तन आया बिहार में। जी मैम, और पहला तो मैं बोलूँगा मैम वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में क्या किया? एक तो मैम बहुत सारी योजनाएं चलाई गई बच्चियों के पढ़ने के लिए, बालिका मैंने पोस्ट। आपसे दो, अच्छा ठीक है, दो मुझे बस सिर्फ दो बता दीजिए, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बता दीजिए। योजनाओं के नाम मैम। क्या किया बिहार ने जिससे वो बिल्कुल उससे अच्छा। वहाँ के लोगों, हम ठीक है। उसी प्रोग्राम को अच्छा मान सकते हैं जिसमें जीवन में कोई सकारात्मक सुधार आए, तो ऐसे जी। दो कार्यक्रम बता दीजिए। एक तो मैं बोलूँगा प्रोहिबिशन को लागू करना, हम्म, और दूसरा मैं बोलूँगा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हर लेवल पे बढ़ाना, हर सर्विसेज में बढ़ाना। जैसे वो तो ठीक है, 73rd अमेंडमेंट से ही चला जा रहा है ना ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत का अलावा हमने मैम आपसे पूछा इमीडिएट इम्पैक्ट के बारे में। राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट मैम, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट इन बिहार। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप वुमेन को लेके कर रहे हैं तो पढ़िएगा, जी मैम। जो जल मिशन है ये प्रोग्राम बिहार से लेकर यूनियन गवर्नमेंट और उसको रेप्लिकेट यस करने मैम, जा जल रही जीवन है। हरियाली बिहार ही मिशन। सबसे आगे था ना इसमें। जी मैम, और रिपोर्ट हर भी है। घर जल का जो कार्यक्रम लाया गया है, जी मैम। तो बिहार, जब भी हम लोग बिहार की बात करते हैं ज्यादातर उसकी नेगेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं। जी मैम, तो हमने इसलिए आपसे पूछा कि आप पॉजिटिव भी तो कुछ बता पाए। पॉजिटिव बहुत है ठीक है, बताने को मैम। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, कहाँ से ये शब्द आया था? मैम प्राचीन समय में वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग बहुत रहते थे, तो जहाँ वो रहते थे उस प्लेस को विहार बोलते थे, तो उस विहार से ये नाम पड़ा है बिहार। ठीक है, कोई सबसे आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन क्या बनने वाला है बिहार के, वो भी प्राइड लाएगा बिहार में? एक मैम अभी वेस्ट चंपारण में ग्रेट रामायण मंदिर बनने वाला है। अगर मुझसे पूछेगा तो मैं नालंदा यूनिवर्सिटी कहूंगी। जी मैम, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप पे चलते हैं, कब उसका डिस्ट्रक्शन हुआ था, किसने किया था? मैम ये मोहम्मद बिन ऐबक का एक जनरल था, क्या नाम था? बख्तियार खिलजी, 10वीं शताब्दी में। तो उसने लाइब्रेरी तक जला दी, सब कुछ कर जी दिया, मैम। अब उसको रिवैम्प कर रही है, ये एक बहुत पॉजिटिव जी मैम। है। तो बिहार के हमेशा क्वेश्चन यही नहीं कि बिहार बीमारू है, ये है वो, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी पढ़े। जी मैम, थैंक यू। चलिए हम लोग बजट पे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बजट में क्या कहा गया है, ये जो यूनियन बजट, करंट यूनियन बजट है? मैम मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, बट इतना मैं जानता हूँ क्रिप्टो करेंसी को टैक्स करने की बात की गई है बजट में। डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएंगे? सॉरी मैम, नहीं जानकारी है। मेंटल हेल्थ के बारे में? हाँ, मेंटल हेल्थ का स्टेटस मैम, यूनियन मैं तो बजट पे ही अटकी हुई हूँ। सॉरी मैम, मैंने बजट को ठीक से स्टडी नहीं किया है। अच्छा ठीक है, बस ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।